फेस एंड नेक में सबसे इम्पोर्टेंट, एमआरआई फेस एंड नेक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इंडिकेशन। अगर आपको इंडिकेशन नहीं पता तो आप स्टडी गलत 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेशन किससे रिलेटेड होता है? एनाटॉमी से रिलेटेड। जितनी भी एनाटॉमी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फेस एंड नेक पे ज़्यादा फोकस किया था। एमआरआई फेस एंड नेक, इसमें एमआरआई सिर्फ फेस भी आ सकता है, एमआरआई नेक भी आ सकता है, एमआरआई फेस एंड नेक दोनों आ सकता है। देखो, एमआरआई नेक और एमआरआई फेस एंड नेक में एफओवी में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन एमआरआई अगर फेस करें तो पीएनएस वाली एफओवी रखेंगे। ठीक है, अगर एमआरआई फेस कर रहे हो तो आपको मैंडिबल से नीचे की ज़रूरत नहीं है और फ्रंटल से ऊपर की ज़रूरत नहीं है, तो ये 18 से 20 के एफओवी में आ जाता है। लेकिन फेस एंड नेक दोनों कर रहे हो या सिर्फ नेक कर रहे हो, तो नेक आपका कहाँ तक चला जाता है? नेजोफेरिंक्स तक, थोड़ा सा ही बचता है ऊपर। ठीक है, तो आपका इसमें 22 से 24 का एफओवी जाता है। ठीक है, 22 to 24। ठीक है, इंडिकेशन, ईएनटी वाले हमारे पास फेस एंड नेक किसी भी बॉडी पार्ट का इंडिकेशन अगर देखना हो ना, तो आप देखो कि आपके पास केस कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो फेस एंड नेक कहाँ कहाँ से आ सकता है? या तो ईएनटी वाला भेजेगा, और दूसरा ईएनटी ईयर नोज थ्रोट, इसके अलावा और कौन फेस एंड नेक भेज सकता है? शर्मा जी के छोड़ के आप वैसे, ये तो कोई भी है, मतलब हेड से लेके टो तक कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी इलाज हो, सब करते हैं। वैसा वाला डॉक्टर नहीं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उसकी बात हम कर रहे हैं। न्यूरो वाला भी नहीं। अगर फेस एंड नेक की बात आएगी तो वो क्या करेगा? या तो ईएनटी को रेफर कर देगा, या ऑन्को का केस है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को भेज देगा, ऑन्को वाले डॉक्टर को। फेस एंड नेक के लिए स्पेशलाइज्ड ऑन्को के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, और फेस एंड नेक, जनरली फेस एंड नेक का केस अगर ऑन्को का हो गया तो फिर ऑन्को सर्जन, गैस्ट्रो फेस एंड नेक का नहीं है, गैस्ट्रो नहीं है वो। एसोफेगस के लिए बोल रहे हो ना? नहीं, वो फेस एंड नेक नहीं कराता, वो फिर ईएनटी को रेफर कर देता है। ठीक है, अगर तो या तो ईएनटी या फिर ऑन्को सर्जरी, ये दो। ईएनटी वाले थोड़ा भी मास या लीजन सस्पेक्टेड लगा, सीधे ऑन्को सर्जरी में भेजते हैं। ईएनटी तक बात कब रहती है? जब अंडर कंट्रोल है, प्राइमरी चीज़ है, जब उनको पता नहीं है। जैसे वो गया, पेशेंट गया, जाके उसने बोला कि वो जुबान पे छाले आ रहे हैं, नॉन हीलिंग अल्सर, इसको क्या बोलते हैं? अल्सर हुआ, अल्सर तो बनते रहता है, सबको होता है, दवाई वगैरह खाया, ठीक हो गया। नॉन हीलिंग अल्सर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो प्राइमरी है, वो फर्स्ट टाइम है, तो वो एमआरआई लिख देगा कि एमआरआई करा के एक बार देख लो। एमआरआई में अगर सस्पेक्टेड रहा तो वो फिर बायोप्सी कराएगा। बायोप्सी में अगर प्रूव हो गया कि कार्सिनोमा है तो फिर वो उसके पास से चैप्टर क्लोज, ईएनटी का फिर ये केस नहीं रहा। तो प्राइमरी तक, प्राइमरी डायग्नोसिस बनाने तक ईएनटी का काम है। ठीक है, तो इंडिकेशन पे नॉन हीलिंग अल्सर,
नॉन हीलिंग अल्सर है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है? टंग में हो सकता है, बक्कल मिकोजा में हो सकता है, टंग में हो सकता है या बक्कल मिकोजा में हो सकता है। एक ये केस हुआ। आवाज भारी हो जाता है, ठीक है। तो फिर ईएनटी के पास जाते हैं हम, वो चेक करता है, उसको क्या डाउट जाता है? लैरिंग्स में कि कहीं वोकल कॉर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो फिर एमआरआई कराता है। अगर एमआरआई में कोई मास या लीजन नहीं है तो फिर ट्रीट कौन करेगा? ईएनटी वाला। और मास या लीजन आ गया तो फिर ऑन्को की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, नॉन हीलिंग अल्सर, टंग विकल। ये बहुत कॉमन इंडिकेशन, जो प्राइमरी इंडिकेशन, पेन एंड स्वेलिंग, नेक के किसी साइड स्वेलिंग है और पेन है। कहाँ हो सकता है? पैरोटिड स्वेलिंग भी हो सकती है, सबलिंगुअल मास, ये सब चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर स्वेलिंग हो सकती है। जनरली नेक में स्वेलिंग होती है तो पैरोटिड वाली स्वेलिंग कम कॉमन है, ठीक है। जो मम्प निकलते हैं पैरोटिड वाले एरिया में ही होता है, ठीक है। पेन एंड स्वेलिंग, इसमें डिफिकल्टी इन swallowing, हाँ नहीं, स्वेलोइंग में जब स्वेलो करता है तो उस वक्त दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? फेरिंग्स में, फेरिंग्स वाला एरिया में, ठीक है। तो फेरिंग्स का अगर केस है तो 100% ईएनटी का केस है, ठीक है। अब वो फेरिंग्स में क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, अब इन दोनों पेन एंड स्वेलिंग और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग में बहुत सारे छोटे छोटे इंडिकेशन हैं। नोट्स पड़ गया कोई, ठीक है, या नैरोइंग आ गई, फेरिंग्स के अंदर कोई मास या लीजन हो गया, तो स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कंप्लेन क्या आएगी? पेन एंड स्वेलिंग। तो ये कॉमन इंडिकेशन है, जो जनरलाइज इंडिकेशन है। इसके बाद अब हम बात करते हैं फेरिंगो फेरिंग, ये सारे वर्ड आपको पता है। हार्ट पैलेट, ये भी कॉमन एरिया है, हार्ट पैलेट वाला। हार्ट पैलेट, यूबुला भी होता है, ये सारे सस्पेक्टेड हैं। या देखो इन सब में सस्पेक्टेड सीए, सस्पेक्टेड सीए फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप केस, नॉन केस। तो आप ये सस्पेक्टेड सीए के जगह पे फॉलोअप केस भी रख सकते हैं, नॉन केस भी रख सकते हैं, ठीक है।
या फिर सस्पेक्टेड केस, इन सब में से कोई भी, यूबुला का हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया, ठीक है। दीज आर द मेजर इंडिकेशन, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिला और मैंडेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आपका क्या होगा, पैरोटिड वाला एरिया, पैरोटिड, ठीक है। देखो, आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपके लिए ये काफी इजी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन एमआरआई लिख के आता है, एमआरआई फेस एंड नेक, क्वेश्चन मार्क, सस्पेक्टेड सीए सबमैंडिबुलर, हो गया काम खत्म। क्योंकि उसको पता ही नहीं है, सही में नहीं पता है कि सबमैंडिबुलर होता कहाँ पे है, ठीक है। सबमैंडिबुलर होगा कहाँ पे, उस जगह पे फोकस करना होता है, उसके थिन कट्स लेने होते हैं, बात समझ में आई। और बक्कल मिकोजा का केस अगर है तो उसमें पफ चिक कराना होता है। पफ चिक क्यों कराना, क्योंकि मैक्सिला या मैंडेबल से अपर या लोअर जॉ से ये हमारा चिक अटैच है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये बक्कल मिकोजा में है या मैक्सिला में है या मैंडेबल में है, इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है। तो लोगों को ये पता है कि पफ चिक होता है। सब मैंडिबुलर के केस में भी मैंने पफ चिक देखा है, पैरोटिड के केस में भी, टंग के केस में भी, किसी में भी पफ चिक सब में करना है। क्यों करना है, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए थे कि जिसमें जरूरत था उसमें किया ही नहीं, तो उसने बोला कि पफ चिक सब में करना है। मैं और कहीं नहीं, मैं अपने ही हॉस्पिटल में, जब मैं 2015 में जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ का प्रोटोकॉल था कि नेक में पफ चिक करना है। तो क्यों करना है, टंग का केस है उसमें भी पफ चिक करना है। बोला ठीक है मैं नहीं करूँगा, बोले कि यार नहीं करेगा डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं मैं सुन लूँगा, ठीक है। तो पफ चिक कब करना है, या कोई भी स्टडी की क्लिनिकल थिन, उन्होंने बोला थिन कट्स लेने, केस क्या था, लैरिंग्स का। थिन कट्स कहाँ से लिया, फ्रंटल से लेके यहाँ तक। क्यों ले रहा है भाई इतना, यार कहीं पे भी ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। अच्छा है यहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस कितने मिनट का चला गया, 7 मिनट का। तो ये रीजन क्या है, वजह क्या है, इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है, क्योंकि क्लिनिकल इंडिकेशन पे कमांड आपका नहीं है और वो एनाटॉमी आपको नहीं। सबमैंडिबुलर, पैरोटिड, यूबुला, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, इसमें जितनी भी चीज़ लिखी गई है ये आप फिंगर रख के बता सकते हो, अगर नहीं बता सकते हो तो मेहनत करो। जिसको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि इमेज देखते ही वो बता पाए कि एपिग्लॉटिस ये है, ये यूबुला है, ये हार्ट पैलेट है, ठीक है, ये लैरिंग्स है, वोकल कॉर्ड यहाँ पे होगा, तो वो इमेज पे प्रैक्टिस करे और डिस्कशन करे, क्योंकि इसको छोड़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जितने भी इंडिकेशन मैंने लिखवाए, सीए पैरोटिड, सीए सबमैंडिबुलर, ये सारे इंडिकेशन में से कोई भी इंडिकेशन के साथ पेशेंट आ सकता है। क्लियर है, ठीक है चलो। सीटी नेक
प्लेन नहीं होता है दुनिया में कहीं पे भी, क्योंकि इसमें से प्लेन में आप क्या बताओगे? कोई भी इंडिकेशन इसमें से बता पाओगे? लेकिन सिटी नेक प्लेन लिखा हुआ आता है, सिटी नेक प्लेन लिखा हुआ है ना, तो आप इंडिकेशन कंफर्म करो, 90% चांस है कि उसको सर्वाइकल स्पाइन देखना होगा। बात समझ में आ रही? तो क्या हो गया, सिटी स्पाइन हो गया। ऑर्डर चेंज करवाना है, क्योंकि अगर आपने सिटी नेक प्लेन में सर्वाइकल स्पाइन कर रहे हो तो डॉक्टर को नेक पे कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के उसको नेक में कुछ निकला, वो बोलेगा मैंने तो सीटी करवाया था नेक पे, तो इन्होंने बताया ही नहीं मुझे। तो कंफर्म करो कि आप क्या करवाना चाह रहे हो डॉक्टर। अगर वो बोले कि मेरे को इनमें से कुछ देखना है, बोला कि प्लेन में नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। 100% सीटी नेक कॉन्ट्रास्ट होता है, 100%। हाँ, जिसमें बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तो वो फिर एमआरआई पे जाएगा, ऐसा तो। अदरवाइज नेक की स्टडी कभी भी प्लेन नहीं होती। हाँ, फॉरेन पार्टिकल देखना है, लग रहा है कि हाँ इधर ही फंसा हुआ है, उस फेगस में ही कहीं है, तो फिर प्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सीटी में प्लेन स्टडी नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंडिकेशन प्लेन में पता नहीं चलेगा। ये सारे कैसे दिखेंगे? आइसोडेंस, मतलब एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट कैसा रहेगा? सब एक ही जैसा दिखेगा, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। ले लिया पिक्स, ग्रुप में डाल रहे हो तुम, अपने ग्रुप में डाल रहे हो ये? देखो, अगर इंडिकेशन के साथ आप कोई भी स्टडी करने जाते हैं ना, हर स्टडी आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत इजी, ठीक है। जैसे ही आपको इंडिकेशन कंफर्म हो गया, आपने पेपर देखा नहीं, उससे से निक करना है टंग, नीचे उसको क्या देखना है? नोट्स देखना है। मेनली आपका फोकस कहाँ है? टंग पे, ठीक है। यानी फेस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। लैरिंग्स, यानी ऊपर उसको क्या देखना है? नोट्स देखने हैं, मेन आपका लैरिंग्स वाले एरिया, ठीक है। तो इंडिकेशन बिना देखे एमआरआई करके पेशेंट को बाहर निकाल देते हैं, ये 100% होता है। होता है? कितनी बार होता है? बहुत बार होता है। कल एक पेशेंट का पिट्यूटरी हुआ, और पिट्यूटरी में भी बिना इंडिकेशन देखे ही एमआरआई पिट्यूटरी विद कंट्रास्ट करके आउट कर दिया, ठीक है। और वो हमारे यहाँ का ही फॉलोअप केस था, जिसका लीजन जो दिख रहा था वो साइज में बेटर दिख रहा था। लास्ट टाइम जब स्कैन हुआ था, मैंने किया था, तो साइज में मैंने T1 फैट प्री कंट्रास्ट लिया था, और साइज में ही पोस्ट कंट्रास्ट लिया था, क्योंकि उसका पोस्टीरियर, जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, उसमें लीजन था, तो वो साइज में ही अच्छा दिखता है। रूटीनली हम क्या करते हैं, कॉर्नल में T1 फैट प्री और पोस्ट लेते हैं, लेकिन जब पोस्टीरियर बॉडी में हो ना उसके, तो उसमें साइज में ही विजुअलाइज होगा। तो उसमें रूटीन करके भेज दिया था, आज दोबारा बुलाया है उस पेशेंट को। राजू के सर हैं एक हमारे यहाँ, बहुत प्यार करते हैं इसको। गलती ऐसा देखो, इसमें गलती क्या है? आदत, हैबिट। ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, दिल लगा के काम करना है। तो हमारे बड़े सेटअप में आप जाओगे, CPRS होता है हमारे पास, कंप्यूटराइज्ड पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है, और रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पेशेंट की आईडी डालो, सारा डेटा निकल जाएगा, लास्ट स्कैन किया हुआ है। चलो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कोऑर्डिनेटर है, वार्ड बॉय है,
किसी को भी बोल दो, ट्रेनी है, इंटर्न्स है, उनको लगाओ भाई, देख ये आईडी देख के पूरा हिस्ट्री बता। ठीक है। वैसे ऑन्को के या इस तरह के जो भी फॉलोअप वाले जो भी पेशेंट आते हैं ना, उनको अपना पूरा रिकॉर्ड्स लेके आते हैं। उनको इतनी डांट पड़ी रहती है, बिना रिकॉर्ड से अगर आ गया तो डॉक्टर ऐसे डांटता है जैसे टीचर डांटता है, इसलिए खतरनाक डांटता है, उठा के भेज देता है, जहाँ दोबारा प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखे बगैर उसको कैसे पता चलेगा? फ्रेश केस है, हाँ सर्दी खांसी जुकाम है, बुखार आ गया तो चल जाएगा, और फॉलोअप केस आपका चल रहा है और लास्ट का आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं है, ट्रीटमेंट प्लानिंग आपकी डिसाइड होगी ही नहीं। चलो, 3 प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद जिससे पूछूंगा वही बताएगा। फेस एंड नेक में सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? आजू क्यों? सुन के बताया या याद था तुझे? सहज में टिट्यूवेटेड क्यों लेंगे? क्योंकि सारी लैंड मार्किंग आपको सहज में ही दिख रही है। यूबुला, एपिग्लॉटिस, हार्ट पैलेट, लैरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, जितना देखना है सभी का लैंड मार्किंग किस पे दिख रहा है? सहज में। सहज जस्ट स्क्रीनिंग पे है, स्क्रीनिंग के लिए। सहज में ऐसा एनाटॉमी ही दिखता है, कोई पैथोलॉजी अच्छी नहीं दिखती। ये भी है, सहज आपका जस्ट एक लोकेलाइजर की तरह है, सहज में और कोई पैथोलॉजी नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो सहज में इतनी बेटर, सहज में टिट्यूवेटेड लेने के बाद अब सहज टी2 पे ही इसमें टी2 आप ऑप्शनल में रख सकते हो, बट रेयरली कोई मांगता है। एस्टर, टी2, टी1, ये सारा क्यों चाहिए? लॉन्ग एक्सिस को काट रहे हो ना, तो किसी लैरिंग्स के पेस पे, टंग का भी देखना हो तो ठीक है, टंग पूरा लॉन्ग एक्सिस कटेगा। ठीक है, यूबुला हो गया, कोई भी पार्ट हो। आप टॉन्सिल्स देख रहे थे, एक्जियल की इमेज हमने देखी है, तो एक्जियल में सारी एनाटॉमी, मैंडिबल, मैक्सिला, पैरोटिड, साइनसेस, ठीक है, सारी कुछ आपकी एक्जियल की इमेज में बेटर विजुअलाइज होती है। तो एक्जियल में एस्टर, टी2, टी1 और डीडब्ल्यू है। ये आपकी प्लेन स्टडी कंप्लीट। ठीक है, साइज में टी2 लिया, कॉर्नर में एस्टर, टी1। ठीक है, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर साइज में टी2, कॉर्नर में एस्टर और उसके बाद सीधे एक्जियल पे आ जाओ, उनको और किसी प्लेन में कुछ भी नहीं चाहिए। सहज और कॉर्नल को एज ए स्क्रीनिंग लेते हैं, वो जस्ट मैच कराने के लिए। ठीक है, कॉर्नल एस्टर में क्या होगा, राइट लेफ्ट बेटर विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये टी1 और टी2 दोनों को आप ऑप्शनल में रखिए। ठीक है, फिल्मिंग प्लेन की आप इवन की सहज स्किप कर सकते हो अगर सहज में कोई पैथोलॉजी बेटर विजुअलाइज नहीं हो रही है तो। एक्जियल में एस्टर, टी2। कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रास्ट में प्री कंट्रास्ट किस प्लेन में लेना पसंद करेंगे आप? कोई अदर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्जियल में। एक्जियल में चाहे यहाँ पे भी टी1 फैट सेट में क्या दिक्कत आ सकती है?
T1 फैट सेट नेक वाले एरिया में सामिया क्या दिक्कत आ सकती है? रीजन इसके अलावा ये वाला एरिया अलग है और ये अलग है, ये अलग है। हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर है। हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर की वजह से सीमिंग आपकी होमोजीनस नहीं है। किसकी सीमिंग? हमारी बॉडी की सीमिंग। हाइड्रोजन प्रोटॉन इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। इसकी वजह से केमिकल सेचुरेशन, जो फैट सेचुरेशन होता है, वो बेटर नहीं होता। तो इसमें भी हम क्या लेंगे? डिक्सॉन। डिक्सॉन के फॉर्म में आपके पास आइडियल है, फ्लैक्स है, लावा कोई भी आप ले सकते हो। वाइब्रेंट किसने बोला ये बताओ? नहीं, मैं एक दो बार और सुन चुका हूँ पिछले 10 दिन के अंदर। वाइब्रेंट किसने बोला था? मैं समझाऊंगा उसे। हाथ रेज करो। आवाज तो आई थी अच्छे से। और भी किसी ने बोला था? वाइब्रेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट के लिए बना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट। वाइब्रेंट जो सीक्वेंस है ओनली ब्रेस्ट के लिए बना है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, डिक्सॉन सीक्वेंस ही मेथड है, बट वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेस्ट में ही यूज होता है। उस दिन भी मैंने बताया था। एक्सियल कॉर्नर एफओबी की बात करें हम तो 22 से 24 होता है। एक्सियल में हमें पीछे तक लेने की नीड नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो 18 से 20 एक्सियल में होता है और 22 से 24 साइड कॉर्नर में। स्लाइस थिकनेस की बात करें हो जाएगा 22 से 24 फ्रंटल से लेके 22-24 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ? 2.54 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर का। तो 24 का कितना हुआ? 18 इंच हुआ, यानी 1.5 फीट हुआ। 1.5 फीट में फेस और नेक दोनों नहीं आएगा। नहीं, ज्यादा बता रहा हूँ। नहीं, 1 फीट, 1 फीट नहीं, वो 1.5 फीट हुआ भी नहीं, मैं गलत बता रहा था। 2.54 यानी 24 का आधा, यानी 1 फीट, 1 फीट से कम हुआ, तो उतने में भी आ जाएगा। ठीक है। तो 22 से 24। इन केस अगर बड़ा है तो 1-2 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हो, कोई तलवार नहीं मारेगा। आप 22 से 24 में नहीं आ रहा है तो सैज या कॉर्नर में 26 तक आप रख सकते हो। ठीक है, डन। लेकिन एक्सियल में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा एफओबी नहीं रखनी है। क्लियर है? 3 mm की कट्स होते हैं। स्लाइस थिकनेस 3 mm, मैक्सिमम 4 mm। स्पेसिंग जो होगा वो 0 to 1 mm। ठीक है। जनरली एरिया अगर पूरा लेना है जैसे, तो आप 4 mm के कट्स लो, 1 की स्पेसिंग लो या 0.5 की स्पेसिंग लो, 0 लो।
एक बार पूरी प्लानिंग करने के बाद इसमें एक्जियल में एस्टर जो होता है, नोट में मेंशन कर लो, एक्जियल एस्टर थिन कट्स फॉर डेडिकेटेड एरिया। जिस पार्ट का भी है, और थिन कट्स में मतलब 3 mm ऑब्लिक 3 mm और 0 की स्पेसिंग। क्लियर है? तो वो जैसे टंग का है तो टंग वाले एरिया का ले लिया, ओरोफेरिंग्स है उसका ले लिया, लैरिंग्स का है लैरिंग्स वाले एरिया का ले लिया, एथमोइडल है तो उस एरिया के ले लिए। ठीक है, डन। चलो, पोस्ट कंट्रास्ट में फिल्मिंग कौन कौन सी जाएगी? एक्जियल और बस, शायद नहीं देंगे। रीजन मेंशन नहीं किया था स्टार्टिंग में। फेस और नेक, अगर फेस की बात करें, सिर्फ ऐसे हम कर लेते हैं। फेस के लिए कहाँ से होगा ये? क्लियर है? फ्रंटल साइनस से मैंडिबल तक। ठीक है, अगर नेक की बात करें सिर्फ, और फेस एंड नेक दोनों हो, फ्रंटल टू सुपीरियर मीडियस्टल। ये लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, सर डिस्कस कर रहे थे तो। ठीक है, चलो कल देखेंगे हम सिस्टम पे। सिस्टम पे क्या, एक बार जस्ट फिल्मिंग पैटर्न बतानी है, जूमिंग आप कितना करोगे, फॉर्मेट समझाना है। ठीक है, ऑर्बिट का, पीएनएस का और फेस एंड नेक का। ऑर्बिट, फेस, पीएनएस ये होने के बाद आपको साइलोग्राफी हम पढ़ेंगे कल। आई थिंक ये स्पेशल में से पिट्यूटरी हमारा हो चुका है, इसके बाद हम पिट्यूटरी करेंगे। ठीक है, साइलोग्राफी करने के बाद पिट्यूटरी। डन। हाँ जी, जो नए वाले बैच के बच्चे हैं, इसमें कंफर्ट लग रहा है, सिर्फ स्पेशल स्टडीज तक आपको यहाँ पे जो इनका छूटा है वहीं तक हो। सीक्वेंस इसमें समझने में दिक्कत आ रही है, मैंने इसमें आपको इसलिए बैठाया कि ये बेसिक्स चीज़ें आपको बता चुका था मैं, तो आप समझ पा रहे हो। जैसे ही इनका कॉमन टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर आपका मतलब 3 से 4 दिन और, इसके बाद आपका बैच सेपरेट हो जाएगा। डन।